अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम कंटिन्यूएशन जो प्रीवियस लेक्चर था उसकी देखते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमारा प्रोसेस चल रहा था। हम आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो अज्यूम करें कि हडसन इंडस्ट्रीज अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी 2 years ago acquired a machine tool with an installed cost of 100,000. So 2 साल पहले उन्होंने खरीदी है। So under Makers for a 5 years recovery period. अब यहाँ पे Makers जो है वो डेप्रिसिएशन मेथड है जिसमें हमारे पास हर साल के लिए जो डिफाइंड परसेंटेजेस हैं डेप्रिसिएशन की वो गिवन है। तो 20% और 32% रेट होता है फॉर अ 5 year लाइफ एसेट। तो इसकी एजम्पशन हमारी 5 year रिकवरी पीरियड का मतलब ये है कि इस एसेट की लाइफ 5 years है। पहले साल इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो 20% होगी और दूसरे साल उसकी 32% होगी। इसका मतलब यह है कि 20 प्लस 32 ये मिल के जो है वो 52% हो जाएगा और इसकी जो टोटल कॉस्ट थी 100,000 उसको इससे मल्टीप्लाई करें 52% से तो हमारे पास आता है 52,000। हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी एट द एंड ऑफ 2 years। इसका मतलब ये है कि हम इसकी बुक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बुक वैल्यू के लिए हमने फार्मूला कहा था कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो ये हमारे पास बुक वैल्यू आ गई 48,000। सो अब टैक्स ट्रीटमेंट को हम पहले देख लें। तो अगर हमें जैसे हमने पहले कहा था गेन ऑन सेल ऑफ एसेट हो, इसका मतलब यह है कि पोर्शन ऑफ द सेल प्राइस दैट इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू। ठीक, तो उस पे जो टैक्स ट्रीटमेंट है ऑल गेन्स अबव बुक वैल्यू आर टैक्स्ड एज ऑर्डिनरी इनकम। सो ऑर्डिनरी इनकम पे टैक्स रेट यूएसए में 40%, हमारा हमने कहा था 17.5%। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो तो अमाउंट बाय विच सेल प्राइस इज लेस देन द बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू से कम पे बेचेंगे तो हमें लॉस होगा। अब if the asset is depreciable and used in business, loss is deducted from ordinary income. So loss जो है वो हमारा ordinary income से डिडक्ट होगा। इसका मतलब यह है कि हमें 40% टैक्स सेविंग्स मिलेंगी इसमें। ये तो था डिप्रिशिएबल के लिए। अब अगर asset is not depreciable or is not used in business, loss is deductible only against capital gains. So capital gains पे भी जो है वो आपको 40% टैक्स सेविंग जो है वो इसमें मिल जाती है। सो अब एग्जांपल हम देखते हैं। एक बुक वैल्यू हमने कहा था उसकी की 48,000 है हमारे पास। ये जो है वो 100,000 उसकी इनिशियल परचेज प्राइस थी। 2 साल बाद हमारे पास बुक वैल्यू है 48,000। अब कैपिटल गेन और लॉस कब हो सकता है, हमें फर्ज करें हम इसको 30,000 का सेल करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास 18,000 का हमें लॉस सफर करना पड़ेगा। और अगर हम 48,000 वाला 48,000 में ही सेल करते हैं तो हमें नो गेन नो लॉस हो रहा है। लेकिन अगर 48,000 वाला हम 70,000 पे सेल करते हैं तो हमें गेन हो रहा है 22,000। और अगर ये किसी तरह से 110,000 का सेल हो जाता है तो हमें कैपिटल गेन होगा 62,000। ठीक, अब ये जो पोर्शन है ये पोर्शन हमारा रिकैप्चर्ड डेप्रिसिएशन कहलाता है, क्योंकि ये मशीन खरीदी थी हमने 100,000 की और अब इसकी बुक वैल्यू है 48,000। तो ये जो अमाउंट है, ये जो पोर्शन है, ये सारा डेप्रिसिएशन का था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी यहाँ तक। तो ये 52,000 भी रिकवर हो गया है और साथ में आपको 10,000 का एडिशनल गेन भी मिला है इस 110,000 के केस में। तो ये पूरा पोर्शन 52,000 प्लस 10,000 ये मिल के 62,000 बनता है आपका गेन। लेकिन अगर आप 70,000 पे देखें तो 70,000 पे आपका गेन था 22,000, उसमें से आपने जो डेप्रिसिएशन है वो पार्शली कैप्चर की।
सो जो आपने डेप्रिसिएशन का पोर्शन रिकैप्चर किया है वो सिर्फ 22,000 है, आपने टोटल कॉस्ट रिकवर नहीं की। सो ये आपकी जो है वो टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन हो जाएगी फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। अब अगर हम एक और एग्जांपल देखें, हडसन सेल्स द ओल्ड एसेट फॉर, अच्छा ये उसी एग्जांपल को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं दोबारा। इफ हडसन सेल्स द ओल्ड एसेट फॉर 110,000 इट रियलाइजेस अ गेन ऑफ 62,000, जैसे हमने बात की। दिस गेन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स हैं, एक रिकैप्चर्ड डेप्रिसिएशन है which is the portion of asset sale price that is above book value and below its initial purchase price, और दूसरा पोर्शन है हमारा कैपिटल गेन जो कि 10,000 है। सो हमने कहा था कि वो ओवर एंड अबव 1 लाख से जो एडिशनल अमाउंट हमें मिल रही है 1,10,000 में, तो वो हमारे पास कैपिटल गेन है। रिकैप्चर्ड डेप्रिसिएशन 52,000 है और ये मिल के जो है वो 62,000 का हमें गेन मिल जाता है, ये जो अमाउंट बन रहा है। अब इस पे जो टैक्स है अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो हमने कहा था कि वो 40% टैक्स है, तो आप जब वो 40% ऑफ 62,000 लेंगे तो आपके पास अमाउंट आती है 24,800, ये आपको टैक्स पे करना। इफ द एसेट इज सोल्ड फॉर 48,000 जो कि इसकी बुक वैल्यू है, द फर्म ब्रेक्स इवन, सो ब्रेक इवन है यानी नो प्रॉफिट नो लॉस है। Because no tax results from selling an asset for its book value, there is no tax effect on initial investment in the new cost. So जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हम नए एसेट को एक्वायर करने में जो हमारी इस एसेट की जो सेल्स प्रोसीड है उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। अब इसी तरह 30,000 के केस को हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। 30,000 का केस हो तो हमें जो है वो लॉस कितना हो रहा है 18,000, और इसमें हमें जो बेनिफिट होगा वो वही 40% का रेट है, लेकिन उसको 18,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टैक्स सेविंग मिलेगी 7,200। so, इस अमाउंट को हम जो है अपनी जो सेल्स प्रोसीड है उसमें रिकॉर्ड करेंगे। सो इसमें एक जो टेक्निकल बेनिफिट है फर्म को, अगर इस साल की जो ऑपरेटिंग अर्निंग्स हैं या जो कैपिटल गेन्स हैं वो इस लॉस को ऑफसेट करने के लिए सफिशिएंट ना हो, तो जो फर्म है इस लॉस को पिछले सालों में अप्लाई कर सकती है और उसकी वजह से फ्यूचर जो टैक्सेस हैं उसमें उसे बेनिफिट मिल जाएगी। फिर हमने कहा था कैश फ्लोस में जो चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल है वो इम्पोर्टेंट होता है, खास तौर पे जब हम रिप्लेसमेंट का केस कर रहे होते हैं। सो नेट वर्किंग कैपिटल इज द अमाउंट बाय विच द फर्म्स करंट एसेट्स एक्सीड्स इज करंट लायबिलिटी। सो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज बेसिकली नेट वर्किंग कैपिटल। और चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल क्या होगा, इज द डिफरेंस बिटवीन अ चेंज इन करंट एसेट्स एंड अ चेंज इन करंट लायबिलिटी। सो चेंज इन करंट लायबिलिटीज देखनी है हमने और चेंज इन करंट एसेट्स देखना है, उसमें जो डिफरेंस होगा वो हमारे चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। जो जनरली करंट एसेट्स इंक्रीज बाय मोर देन करंट लायबिलिटीज रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन नेट वर्किंग कैपिटल। सो चूंकि पॉजिटिव होता है तो इस वजह से आपका नेट वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ जाती है। दिस इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इज ट्रीटेड एज इनिशियल आउटफ्लो। If the change in net working capital were negative, अगर ये नेगेटिव आता है यानी लाइबिलिटीज में चेंज ज्यादा हो एज कंपेयर टू एसेट्स में चेंज के, इट वुड बी शोन एज इनिशियल इनफ्लो। सो ये आपका इनिशियल इनफ्लो है। सो अब हम इस एग्जांपल को देखते हैं। फर्स्ट करें ये आपका जो करंट अकाउंट है इसमें आपके पास चेंज इन बैलेंस कैश में आ रहा है 4,000 का, अकाउंट रिसीवेबल में प्लस 10,000 हुआ है, इन्वेंट्रीज में प्लस 8,000, तो करंट एसेट्स में टोटल जो चेंज हुआ है वो है प्लस 22,000। इसी तरह आप लाइबिलिटीज में चेंज देखते हैं तो अकाउंट पेबल्स में इजाफा हुआ है 7,000 का और अक्रूवल्स में इजाफा हुआ है 2,000 का, तो टोटल करंट लाइबिलिटीज में जो चेंज आया है वो है प्लस 9,000। सो अब अगर आप 22,000 माइनस 9,000 करेंगे तो आपको चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, विच इज 13,000 इन दिस केस।
Powell Corporation is trying to determine the initial investment required to replace an old machine with a new, more sophisticated model. The proposed machine's purchase price is 380,000. अब जो नई मशीन है उसकी purchase price है 380,000. And an additional 20,000 will be necessary to install it. तो इसका मतलब ये टोटल हमारा जो कॉस्ट हो जाएगी 380 plus 20, 400,000. It will be depreciated using Makers. तो Makers की हमारे पास 5-year recovery period, इसका मतलब है इसकी लाइफ भी 5 year है. The present old machine has was purchased 3 years ago at a cost of 240. So 3 साल पहले जो मशीन खरीदी गई थी वो 240,000 की थी and was being depreciated under Makers using 5-year recovery period. So firm has found a buyer willing to pay 280,000. इस मशीन के लिए फर्म ने बायर ढूंढ लिया है जो कि 2,80,000 पे कर सकता है फॉर द प्रेजेंट मशीन एंड टू रिमूव इट एट द बायर्स एक्सपेंस, और वो खुद ही जो है वो इसको रिमूवल एक्सपेंसेस भी खुद ही बियर करेगा. The firm expects that 35,000 increase in current assets and 18,000 increase in current liabilities will accompany the replacement. जो ही ये रिप्लेसमेंट होगी तो उसकी वजह से फर्म को करंट एसेट्स में 35,000 का इजाफा करना पड़ेगा और करंट लाइबिलिटीज में जो इजाफा देखना पड़ेगा वो 18,000. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं. 35,000 माइनस 18,000 तो ये हमारे पास आ जाएगा 17,000. फर्म का जो रेट ऑफ रिटर्न है, ये टैक्स रेट है सॉरी, वो 40%. अब अगर आप इसमें देखेंगे ये 240,000 की कॉस्ट है जो आपने 2-3 साल पहले खरीदी थी, वो अब 280,000 में बिक रही है. इसका मतलब ये है कि ये आपको रिकैप्चर डेप्रिसिएशन भी इसमें पोर्शन होगा और इसमें जो आपका कैपिटल गेन का पोर्शन है 2,40,000 और 280 में 40,000 का जो डिफरेंस है ये भी आपको गेन रियलाइज होगा. अब अगर आप उस एग्जाम्पल की कंप्यूटेशंस देखें तो 380 की आपको प्रपोज मशीन की कॉस्ट पड़ रही है, इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट 20,000 है, तो टोटल इंस्टॉल्ड कॉस्ट क्या आ जाएगी आपके पास 4 लाख. अब इसमें से लेस करनी है हमने क्या, आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रेजेंट मशीन. सो प्रेजेंट मशीन की सेल से क्या होगा, 2,80,000 आपको मिल रहे हैं. अब माइनस टैक्स ऑन सेल ऑफ प्रेजेंट मशीन, जो आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा प्रेजेंट मशीन की बेनिफिट जो आपने उठा लिया है, सो वो आ गया आपका 84,160. और इन दोनों में जो डिफरेंस देखेंगे तो आपको आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स मिल जाएंगी अभी 195,840. और हमने कहा कि चेंज इन नेटवर्किंग कैपिटल कितना है, 17,000 है. अभी हम पिछली स्लाइड पे कैलकुलेट करके आए हैं. सो इनका फैक्ट देखेंगे हम, 4 लाख में से 195,840 माइनस होना है और 17,000 उसमें ऐड होना है, तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बन जाएगी 2,21,160. So benefits expected to result from proposed capital expenditure must be measured on an after tax basis. तो वो भी आपके आफ्टर टैक्स बेसिस पे आने चाहिए, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जितने भी, because the firms will not have the use of any benefits until it has satisfied the government's tax claims. So all benefits expected from proposed project must be measured on a cash flow basis. So cash flow basis पे होने चाहिए. Cash inflows represent dollars that can be spent, not merely accounting profits. So सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट्स नहीं लेंगे, वो अमाउंट लेनी है जो हम इस्तेमाल करना चाहें तो कर भी सकें. The basic calculation for converting after tax net profits into operating cash inflows requires adding depreciation and any other non-cash charges, चाहे वो amortization के हों या depreciation के हों, deducted as expenses on the firm's income statement back on the net profit. So इसमें इस statement को अगर हम देखें, क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास इनफ्लोज आ जाए, उसमें से हमने आउटफ्लोज माइनस करने हैं और उसके बाद जो हमारे पास आउटफ्लोज हैं उसमें हमने खास ख्याल रखना है कि हमने उसमें डेप्रिसिएशन लाजमी शामिल करनी है. उसके बाद जो हमारे पास नेट इनकम होती है उसमें हमने टैक्स पे करना है और टैक्स पे करने के बाद जो इनकम होती है उसमें हमने डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देनी है क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस.
So इसमें जो फाइनल स्टेप है इन एस्टिमेटिंग द ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज फॉर अ प्रपोज्ड रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट इज टू कैलकुलेट इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज। फिर हमने इंक्रीमेंटल या रेलेवेंट कैश इनफ्लोज भी देखने हैं कि इस मशीन की वजह से रेलेवेंट कैश इनफ्लोज क्या है या इंक्रीमेंटल यानी इजाफी। तो इसका मतलब यह है कि हम पिछले के कैश इनफ्लोज भी पता हो, पिछली मशीन के भी और इसके भी पता हो, तब हम इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज फाइंड आउट कर सकेंगे। The incremental cash inflows are needed because our concern is only with the change in operating cash inflows that results from the proposed project. So इस project की वजह से जो हमें change face करना पड़ेगा उसके cash inflows हम देखना चाह रहे हैं, इस वजह से हमें ये calculate करना चाहिए। अब हम example देखते हैं present machine और proposed machine के साथ जो है वो क्या situation बन रही है। सो अज्यूम करते हैं ये जो पावर कॉर्पोरेशन है उसके रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो रेवेन्यूज उसके जो है वो हम स्टेबल अज्यूम कर रहे हैं 2.52 मिलियन है थ्रू आउट 5 सालों में, और एक्सपेंसेस हैं एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। सो इसमें से डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट जो है वो हमने एक्सक्लूड कर रखा है, तो ये 2.3 मिलियन आपके ये 5 सालों। जो प्रेजेंट मशीन है उसमें थीम ये है कि उससे रेवेन्यू हो रहा है हमें 2.2 मिलियन, 2.3, 2.4 और 2.25, ये 5 साल के हमें रेवेन्यूज जो है वो गिवन है, और उसके एक्सपेंसेस गिवन है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। हर साल के आपको 5 सालों के एक्सपेंसेस भी गिवन है। सो हमने जो कॉस्ट पड़ी थी पावर कॉर्पोरेशन के लिए, हमने कहा था कि ये 4 लाख की कॉस्ट है, और मैकर्स हम अगर इस पे अप्लाई करना चाहें तो हम हर साल की डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। पहले साल की डेप्रिसिएशन है 20%, फिर 32%, फिर 19, 12, 12 और 5। ये 5 साल का जो मैकर्स का टेबल है वो बेसिकली 6 साल में फिनिश होता है। हर साल की हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया और इसमें हमने 4 लाख को डेप्रिसिएट कर दिया। ये टोटल अमाउंट हमारी 4 लाख ही बनती है, क्योंकि इसमें हमें सैलवेज वैल्यू नहीं दी हुई थी, इस वजह से ये 4 का 4 लाख ही आपको एज ए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस करना पड़ेगा अगले 5 साल। सो अब अगर प्रेजेंट मशीन के लिए देखें तो आपका जो रेट था वो 12% था ईयर 4 के लिए, ईयर 5 के लिए 12% था और ईयर 6 के लिए 6% था। सो ये पहले 3 सालों को इग्नोर करके हम आखिरी 3 सालों की बात कर रहे हैं। हमने 240,000 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12% ऑफ जो है वो 240,000 ये आ गया, और 5% ये आ गया। सो ये हमारे पास बेसिकली बुक वैल्यू आ जाती है। तो बुक वैल्यू को जो है वो हम दूसरे तरीके से भी मेजर कर सकते हैं। हमने रिमेनिंग डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करनी है, तो ये भी बुक वैल्यू है। सो ये जो 69,600 है, इट रिप्रेजेंट्स द बुक वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट मशीन। तो ये जो मशीन है 2,40,000 वाली जो कि 280 में बिकनी है, इसकी जो बुक वैल्यू है वो 69,600 है। सो नॉर्मली जो प्रोसीजर है उसमें, उसके लिए जनरल प्रोसीजर जो है हमें बता दिया उसने कि जैसे इनकम स्टेटमेंट बनती है वैसे ही हमने बनानी है। सो रेवेन्यूज में से हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। एक्सपेंसेस कौन से? जिसमें एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। सो ये हमारे पास अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आ जाएगी। इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आ जाएगी। इस पे टैक्स हमने इम्प्लीमेंट करना है। अगर इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो वो भी हम पहले माइनस करेंगे। लेकिन चूंकि इस केस में नॉर्मली हम इंटरेस्ट को नहीं ले रहे, तो इस वजह से उसने इंटरेस्ट माइनस नहीं किया यहाँ पे। तो ये आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा उसमें आपने डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देनी है, तो ये आपका कैश ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इनफ्लोज आपके आ जाएंगे। सो अब इनको अब आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं 5 सालों में। आप ये देखिए कि 2.52 मिलियन जो है वो हर साल का रेवेन्यू था नई मशीन का 5 साल का, वो आ गया, और 5 सालों में जो एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस थे वो 2.3 मिलियन थे, वो माइनस हो गए, तो ये 220,000 हमारे पास फ्लैट आ गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस।
डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और इसमें हमने डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। तो पहले साल की डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की थी 80,000, फिर थी 128,000, फिर 76, 48 और 48 और आखिरी साल में फिर 20,000। सो आप इसमें जो है इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आ जाएगा। उसमें आप टैक्स रेट लगाएंगे 40% ऑफ 140,000, 56,000 आ गया। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स आ गए आपके पास 84। इसमें हमने कहा था कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट ऐड कर देनी है, तो 80,000 इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास पहले साल का ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो आ जाएगा। इसी तरह ये दूसरे साल का कैश इनफ्लो आ जाएगा हमारे पास, तीसरे का आ जाएगा, चौथे का, पांचवें का और छठे का भी हमारे पास कैश इनफ्लो आ जाएगा। अब अगर आप प्रेजेंट मशीन के साथ देखें तो उसके हमें रेवेन्यूज गिवन थे, 2.2 था, 2.3 था, 2.44 और 2.25, ये 5 साल के रेवेन्यूज हमें गिवन। अब एक्सपेंसेस जो है वो एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट वो भी गिवन थे हमें, वो हमने इनमें से लेस कर दी, तो हमारे पास हर साल के अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस वो आ गया 2, 10 है, 190, 170, 150 और 130। इसमें से डेप्रिसिएशन हमने माइनस करनी है पहले 3 सालों में, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जिसमें इसने हमें ये रिकवरी देनी है, इसकी जो रिमेनिंग वैल्यू है। सो ये डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आ जाएगा, उस पर 40% टैक्स लगाएंगे, उसमें नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस ले लेंगे हम इन दोनों के डिफरेंस से, तो हमारे पास पहले साल में आता है 108, 720, 96, 720, 94, 800 एंड सो ऑन। इसमें हमने डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर लेनी है, जो रेलेवेंट डेप्रिसिएशन हैं उस साल की वो हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ जाएगा। ठीक। सो ये सारे 5 साल के हमारे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ओल्ड मशीन के आ गए। इसका मतलब ये है कि अब हम इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो प्रपोज्ड मशीन से हमें कैश फ्लोज अगले 6 साल में ये मिल रहे थे और प्रेजेंट मशीन से कैश फ्लोज ये मिल रहे थे, और इंक्रीमेंटल हम कैश फ्लो फाइंड आउट कर सकते हैं उन दोनों का डिफरेंस। सो ये 26,480 है, 57,680 है, 55,600 है और 61,200 है, 73,200 है और आखिरी साल में 8,000। तो ये आपकी रेलेवेंट कैश इनफ्लोज आ गए, कौन से? ऑपरेटिंग कैश, और सॉरी रेलेवेंट, तो ये हो गए प्रपोज मशीन का रेलेवेंट ये था, प्रेजेंट मशीन का रेलेवेंट ये था, लेकिन हम चूंकि रिप्लेस कर रहे थे इसलिए हमें इंक्रीमेंटल चाहिए, तो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो हमारे पास लिया। अब हम देखते हैं जो आखिरी जो कैश फ्लो था हमारे पास वो टर्मिनल कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट था, हम उसको देखते हैं। टर्मिनल कैश फ्लो इज द कैश फ्लो रिजल्टिंग फ्रॉम टर्मिनेशन एंड लिक्विडेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ। इट रिप्रेजेंट्स द आफ्टर टैक्स कैश फ्लो, इसमें ये भी आफ्टर टैक्स कैश फ्लो है, एक्सक्लूसिव ऑफ ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज दैट अकर्स इन द फाइनल ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट। सो इसमें फाइनल ईयर ऑफ प्रोजेक्ट होना जरूरी। The proceeds from sale of new and old asset, often called salvage value, जिसको हम salvage value कहते हैं, represent the amount net of any removal or cleanup costs expected upon termination of the project. The net proceeds from the sale are expected to exceed book value or tax payment shown as outflow will occur. So sale proceed में से उसको minus कर देंगे. With the net proceeds from the sale are less than the book value, a tax rebate as shown in cash inflow उसमें एडिशन हो जाएगी सेल प्रोसीड में विल रिजल्ट। When we calculate the terminal cash flow, the change in net working capital represents the reversion of any initial net working capital investments. So अगर टर्मिनल कैश फ्लो में कोई चेंज आ रहा हो नेट वर्किंग कैपिटल में, तो वो बेसिकली जो इनिशियल नेट वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसका अपोजिट यहाँ पे उसका बिहेवियर होगा। Most often this will show up as cash inflow due to the reduction in net working capital. Net working capital में चूंकि रिडक्शन हो जाती है इस वजह से ये कैश इनफ्लो शो होगा। With termination of the project, the need of the increased net working capital investment is assumed to end. So क्योंकि प्रोजेक्ट एंड हो रहा है तो जो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल की जरूरत है वो भी खत्म हो जाती है। अब हम
एक और एग्जांपल देखते हैं. पावल कॉर्पोरेशन एक्सपेक्ट्स टू बी एबल टू लिक्विडेट न्यू मशीन एट द एंड ऑफ 5 ईयर यूजेबल लाइफ टू नेट 50,000 आफ्टर पेइंग रिमूवल एंड क्लीन अप कॉस्ट. सो जो हमारी मशीन थी उसको अगर हमें 50,000 मिल रहा है आफ्टर पेइंग रिमूवल एंड क्लीन अप कॉस्ट, द ओल्ड मशीन कैन बी लिक्विडेटेड एट एंड ऑफ ईयर 5 टू नेट 10,000. पुरानी मशीन को बेच के हमें 10,000 जो मिल सकता है. फर्म एक्सपेक्ट्स टू रिकवर इट 17,000 नेट वर्किंग कैपिटल, जो 17,000 नेट वर्किंग कैपिटल था. अपॉन टर्मिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट द फर्म पेज टैक्स रेट ऑफ 40%. सो आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ. सो प्रपोज्ड मशीन है वो 5 साल बाद फर्ज करें 50,000 की बिक जाएगी और इस पे जो टैक्स है 40% ले गया तो वो 12,000 आता है. तो असल में जो हमारे पास आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स आ रही है वो 38,000 आ रही है. जो करंट मशीन है उसकी जो सेल थी उससे हमें जो पैसे मिल रहे थे वो 10,000 थे, उस पर टैक्स बनता है 4,000 40% रेट के हिसाब से. तो आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स बनी हमारी 6,000 और नेट चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल जो था वो 17,000 है. ये बेनिफिट है. ये हमारा जो ओल्ड मशीन है ये आउटफ्लो है. सो आप 38,000 में 17,000 ऐड करेंगे तो वो बनता है 55,000. उसमें से 6,000 माइनस करेंगे तो टर्मिनल कैश फ्लो आपका इसका बनता है 49,000. सो टर्मिनल कैश फ्लो का एक जनरल जो है वो बेसिक फॉर्मेट हमारे पास आ गया है. इसी को हम फॉलो करें तो हमारे प्रॉब्लम से वो रिजॉल्व हो जाएंगी. आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ न्यू एसेट आ जाएगा. वो कैसे फाइंड आउट होता है? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ न्यू एसेट प्लस माइनस टैक्स ऑन सेल ऑफ न्यू एसेट. तो प्लस कब होगा? जब हमें लॉस हो रहा होगा बुक वैल्यू से, और माइनस कब होगा? जब हमें बेनिफिट हो रहा होगा. तो प्रॉफिट पे हम टैक्स पे करते हैं. इसमें से हमने माइनस करना है आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड एसेट. वो कैसे कैलकुलेट होता है? प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड एसेट और उसमें प्लस माइनस टैक्स आ जाएगा ओल्ड एसेट. और आखिरी चीज जो इसमें ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी वो चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल है और इसकी वजह से नेट रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो टर्मिनल कैश फ्लो का मिलेगा. अब अगर हम रेलेवेंट कैश फ्लोज को समराइज करना चाहें तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज और टर्मिनल कैश फ्लोज, ये तीन हमारे पास थे. टुगेदर रिप्रेजेंट अ प्रोजेक्ट्स रेलेवेंट कैश फ्लोज. These cash flows can be viewed as the incremental after-tax cash flows attributable to the proposed project. They also represent, in cash flow sense, how much better or worse off the firm will be if it chooses to implement the proposal. So, cash inflows and outflows को देख के ही आप जज कर सकते हैं कि आपको इस proposed project से कोई benefit होने वाला है या नहीं. सब अगर आप गौर से देखें तो आपको जो कैश इनफ्लो था, रेलेवेंट कैश फ्लोज को अगर हम प्लॉट करें तो जो हमारा आउटफ्लो था वो था 2,21,160 और पहले साल का इनफ्लो 26,480 था, दूसरे साल का 57,680 था, तीसरे साल का 55,600 और चौथे साल का 61,200, आखिरी साल का 122,200. वो कैसे आया? क्योंकि ऑपरेटिंग कैश फ्लो था हमारे पास 73,200 और टर्मिनल कैश फ्लो हमने फाइंड आउट किया था 49,000. तो ये दोनों मिलके 22,200 बनते हैं. अब हम एक एग्जांपल देखते हैं थॉरोली. टीना टेलर इज कंटेम्पलेटिंग द परचेज ऑफ अ न्यू कार. टीना's कैश फ्लो estimates for the car purchase are as follows. नेगोशिएटेड प्राइस फॉर न्यू कार क्या है? 23,500 है. टैक्सेस एंड फीस ऑन द न्यू कार कितना है? 16,50 है. प्रोसीड फ्रॉम ट्रेड इन फॉर ओल्ड कार. जो पुरानी गाड़ी दे के आपको जो पैसे मिलेंगे वो 9,750 है. एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ न्यू कार इन 3 years, 3 साल बाद जो उसकी वैल्यू होगी वो 10,500 होगी. एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ओल्ड कार इन 3 years, तो 3 साल बाद उसकी जो वैल्यू है वो है 57,000. एनुअल रिपेयर कॉस्ट चूंकि वारंटी में होगी तो वो 0 होगी, लेकिन अगर ओल्ड कार रखती है तो उसके पास 400 की कॉस्ट उसे बियर करनी पड़ेगी हर साल. So, अब हम इनके बारी बारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज और टर्मिनल कैश फ्लोज फाइंड आउट करते हैं. सो कॉस्ट ऑफ न्यू कार क्या थी? हमारे पास 23,500 थी. उस पर जो टैक्सेस पे करने हैं वो 16,50 हैं.
टोटल अमाउंट जो हमें पे करनी पड़ेगी वो 25 से 50 होगी, लेकिन हमारे पास पुरानी गाड़ी भी है, सो उसकी भी सेल्स प्रोसीड हमें पता है 9750 आ जाता है। तो बेसिकली मेरा जो इनिशियल कैश आउटफ्लो है वो 15,400 होगा, बजाय इसके कि मैं 25,150 दूँ। पुरानी गाड़ी जब दे के मैं ये बेच के उससे पैसे लेता हूँ और फिर नई परचेज करता हूँ, तो मेरे पास असल जो आउटफ्लो आएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो 15,400 होगा। सब आपने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज देखने हैं। कॉस्ट ऑफ रिपेयर ऑन न्यू कार वो तो ज़ीरो है, लेकिन कॉस्ट ऑफ रिपेयर ऑन ओल्ड कार कितनी है? 400। सो आपके कॉस्ट जो ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज हैं वो बेसिकली 400 हैं। ये बेसिकली सेविंग्स हैं आपकी, तो ये 400 आप बचा लेंगे अगर आप पुरानी गाड़ी बेच के नहीं ले लेते। फिर टर्मिनल कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट है। 3 साल बाद उसने कहा था कि वो गाड़ी बिक जाएगी कितने की? 10,500 की, और ये गाड़ी कितने में बिक रही है? 5,700 की। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमें पता लगता है कि टर्मिनल कैश फ्लो है वो है 48,000। अब समरी ऑफ कैश फ्लोज अगर हम बनाएं तो कैश आउटफ्लो कितना था? 15,400। इतने में हमें पुरानी गाड़ी देके नई लेनी पड़ रही है, तो 15,400। पहले साल का बेनिफिट कितना था? 400। दूसरे साल का बेनिफिट कितना था? 400। तीसरे साल भी हमें 400 का बेनिफिट तो मिल रहा है, लेकिन साथ में टर्मिनल कैश फ्लो भी मिल रहा है कितना? 4800। तो ये मेरा आ जाएगा जी तीसरे साल में बेनिफिट 5200। सो अब मेरे पास एक टाइमलाइन आ गई है, आउटफ्लो भी है, इनफ्लो भी है। तो मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू से, पेबैक पीरियड से, जो भी मेथड्स अप्लाई करना चाहूँ मैं वैल्यूएट कर सकता हूँ कि क्या मुझे ये डिजायर्ड बेनिफिट दे रही है ये गाड़ी या नहीं दे रही। ओके जी, यहाँ तक आज का लेक्चर था। इस चैप्टर में हमारे जो लर्निंग गोल्स थे उसमें हमने 3 जो मेजर कैश फ्लो कंपोनेंट्स थे उनको हमने लर्न किया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड आउट करनी है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैसे फाइंड आउट करना है, खासतौर पे इनफ्लोज, और टर्मिनल कैश फ्लो हमने कैसे फाइंड आउट करना है। फिर हमने रेलेवेंट कैश फ्लोज को डिस्कस किया, एक्सपेंशन वर्सेस रिप्लेसमेंट डिसीजंस को देखा, संक कॉस्ट को, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, और इंटरनेशनल कैपिटल मैकेनिज्म को हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिटेल में इनिशियल इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको हमने डिटेल में देखा। हमने ये देखा कि टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती है जो सेल ऑफ ओल्ड एसेट है। इसी तरह हमने रेलेवेंट ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज फाइंड आउट किए हैं विद अ प्रपोज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसको हमने 1-2 एग्जाम्पल से भी देखा। और फिर हमने जो लास्ट गोल था हमारा टर्मिनल कैश फ्लोज को हमने डिटेल में कैलकुलेट करना सीखा थॉरोली। ओके जी, दैट्स इट फॉर नाउ। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज आस्क। थैंक यू।